चर्चा में है आज की सुर्खी, और सुर्खी ये कि देश के प्रधानमंत्री ने देश से आह्वान किया है कि वो अपने खर्चे बचाएं, सोना ना खरीदें, विदेश यात्रा करने ना जाएं, फ्यूल बचाएं और तो और अपने द्वारा बिल्कुल कोविड जैसी प्रिपरेशन करना शुरू कर दें। हमने आज से 1 महीने पहले आपके सामने एक सेशन किया था जिसमें चर्चा की थी कि कोविड से भी गहरा संकट आ रहा है। आज से 1 महीने पहले यह जानकारी मैंने आपसे साझा की थी। आज प्रधानमंत्री का अनाउंसमेंट आ चुका है। प्रधानमंत्री के अनाउंसमेंट पर विपक्ष हमलावर है तो सरकार के बचाव में सरकारी लोग उतरे हुए हैं। सरकार के इस आदेश को एक पब्लिक रैली के माध्यम से लाया गया, जहां प्रधानमंत्री द्वारा रविवार के दिन एक पब्लिक मीटिंग भाजपा कार्यकर्ताओं की संबोधित की जा रही थी। प्रधानमंत्री हैदराबाद में एक सभा को संबोधित कर रहे थे और कह रहे थे कि आज हमें वर्क फ्रॉम होम जैसे उपायों की जरूरत है। भारत पर इस वैश्विक संकट का असर ज्यादा है, हमारे पास तेल के बड़े कुएं नहीं हैं। आज के समय में पेट्रोल, गैस और डीजल का इस्तेमाल हमें कम करना होगा। पहले जब युद्ध होता था आप लोग सोना दान में देते थे, आज वो दिन जरूरत नहीं है। हमें आज संकल्प लेना होगा कि अगले 1 साल तक कोई भी कार्यक्रम हो सोना ना खरीदें, इससे विदेशी मुद्रा भी बचेगी। प्रधानमंत्री का यह पब्लिक अनाउंसमेंट था। प्रधानमंत्री के अनाउंसमेंट में जो मेजर बातें थी वो यही कि हमें विदेशी मुद्रा बचाने के प्रयास करने होंगे, क्योंकि जब हम सोना खरीदते हैं तो हमारा खरीदना जो है वो विश्व में डॉलर के रूप में जाता है। आप सोने को डॉलर से खरीदते हैं तो डॉलर हमारे विदेशी मुद्रा भंडार से बाहर जाता है और उससे फॉरेक्स रिजर्व घटता है। प्रधानमंत्री के द्वारा इस बात को पब्लिकली रखा गया कि हर पार्टी, हर व्यक्ति, हर देश के नागरिक की यह फिलहाल जिम्मेदारी है कि वो अपने आप की इस जिम्मेदारी के लिए कमिटेड रहे। प्रधानमंत्री की तमाम बातों में कुल मिलाकर इस ग्लोबल क्राइसिस का असर अब भारत पर आ चुका है, ये अनाउंसमेंट था। प्रधानमंत्री के इन अनाउंसमेंट्स को अगर एक पॉइंट में समझा जाए तो यही कि अगर भारत तेल खरीदता रहा, सोना खरीदता रहा तो विदेशी मुद्रा भंडार कम होता चला जाएगा। इससे बचने के लिए हमें तेल की खपत को कंट्रोल करना पड़ेगा, सोने को खरीदना कम करना पड़ेगा, विदेशी यात्राएं रोकनी पड़ेंगी, क्योंकि व्यक्ति जब विदेश यात्राओं पर जाता है तो देश से धन बाहर ले जाता है। ठीक ऐसे ही अगर हम सोना खरीदते हैं तो अपना डॉलर बाहर भेज देते हैं, अगर हम तेल खरीदते हैं तो उसका पेमेंट भी हम डॉलर में करते हैं। कुल मिलाकर के डॉलर देश से बाहर चला जाता है और इससे देश की अर्थव्यवस्था को असर पड़ता है। जब इस तरह के प्रधानमंत्री के द्वारा बयान हुए जिनमें 7 मुख्य बिंदु थे, काम को घर से करने का, गोल्ड खरीदने से रोकने का, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करने का, कुकिंग ऑयल जो है उसको कम यूज करने का, नेचुरल फार्मिंग की तरफ बढ़ने का, क्योंकि गल्फ कंट्रीज के थ्रू हमारा फर्टिलाइजर इंपोर्ट भी बाधित हुआ है, और साथ ही साथ स्वदेशी अपनाने का, ताकि विदेशी मुद्रा आप ना जमा कराएं, विदेशी मुद्रा बाहर देश से ना जाए और विदेशी साथियों। अब बड़ा सवाल यह बनता है कि ये जिस तरह की स्थितियां बन रही हैं ये आगे कहां जा रही हैं। आगे अमेरिका और ईरान के बीच में किसी तरह की बात ना बनना तेल की कीमतों को बढ़ा रहा है। लेबनान और इजराइल के बीच में जो इतने दिन से शांति चली आ रही थी कि चलो सब शांत हो जाएगा, वो शांति अशांति में बदलती दिख रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर अब टेंशन बढ़ना शुरू हो रही है और अल्टीमेटली ईरान कह रहा है कि अब हम हॉर्मुज के अंदर किसी भी प्रकार का दखल बर्दाश्त नहीं करेंगे। कुल मिलाकर के सिचुएशन बद से बदतर हो रही है। समझ सकते हैं कि 1600 से अधिक जहाज अगर पर्शियन खाड़ी में खड़े हुए हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब ये जहाज अपनी अपनी लोकेशंस में एक प्रकार की कस्टडी में है। रास्ते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलने के तमाम हैं, लेकिन इन सभी रास्तों को हॉर्मुज के थ्रू आईआरजीसी ने बैन किया हुआ है और अपनी वाली लेन से निकलने देने पर सामने अमेरिका उस ब्लॉकेड को लगाकर खड़ा है। तो कुल मिलाकर के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू दुनिया के सारे इंपोर्ट्स रुके हुए हैं, एक्सपोर्ट्स रुके हुए हैं। लगातार और अपडेट्स में जानकारी आ रही है कि ईरान ने अब बाकायदा एक फॉर्म जारी किया है। जो भी यहां से पास होने वाला जहाज है उसे निकलने से पहले यहां पर एक फॉर्म जमा कराना होगा। उस फॉर्म के अंदर उसे बताना होगा कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है। उन सारी जानकारियों के बाद ही ईरान उन्हें कंसीडर करेगा। इसका मतलब जिस तरह से स्वेज कैनाल इजिप्ट चला रहा है, बिल्कुल वैसे ही अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान चलाने की तैयारी कर रहा है कि आप हमारी परमिशन के बिना यहां से नहीं निकल सकते। हालांकि ये
तात्क्षणिक है। जिस दिन पूरी दुनिया को इस बात का एहसास होगा कि ये ईरान की ज्यादती है, तो दुनिया निश्चित ही इस पर कोई ना कोई एक्शन लेगी। जब दुनिया के देश अपने अपने स्वार्थों से हटकर काम करने लगेंगे। आज चाइना की भी मंशा यही होगी कि भले ही उसे नुकसान हो रहा हो, लेकिन उससे ज्यादा नुकसान भारत का हो रहा है, तो वो चुप होकर बैठा है। रूस को फायदा इस बात में है कि रशिया यूक्रेन से सबका ध्यान हट चुका है, रूसी तेल बिक रहा है, तो उसका उसमें फायदा है। दुनिया अभी अपने अपने फायदों में लगी हुई है, लेकिन जब वैश्विक रूप से सब लोग इससे प्रभावित होने लगेंगे, तो निश्चित ही ईरान के साथ कोई बड़ा ट्रीटमेंट किया जाएगा, ऐसा अब होता दिख रहा है। खैर, फिलहाल के लिए मिडिल ईस्ट के अंदर जो भी स्थितियां बनी हैं, वो भारत की ग्रोथ पे गहरा असर डालती हुई दिख रही हैं। आने वाले समय में भारत की जीडीपी पर इसका गहरा असर होगा, ऐसा एडीबी के चीफ इकोनॉमिस्ट का कहना है। भारत के अंदर जिस तरह के असर हैं, उसको आप इस तरह से समझिए कि भारत दुनिया में जो गोल्ड खरीदता है, क्योंकि गोल्ड हम खरीदते दिखते भले ही दुकानों पर खरीदते हैं, लेकिन गोल्ड पीछे से जहां से आ रहा है, क्योंकि गोल्ड भी हमारे यहां पैदा नहीं होता, हम खरीदते उसे डॉलर में ही है। और ऐसे में दुनिया की 26% गोल्ड इंपोर्ट हम करते हैं। दुनिया का टोटल गोल्ड जो बिक रहा है, उसका 26% भारत में आता है, जिस पर 6 लाख करोड़ साल का हम खर्च करते हैं। तो 6 लाख करोड़ का उतना ही कन्वर्जन डॉलर में हमारे देश से बाहर जाता है। हम विदेश यात्रा करने जाते हैं, हर साल 3 लाख करोड़ खर्च करते हैं। हम फर्टिलाइजर खरीदते हैं तो 1.5 लाख करोड़ रुपए देश से बाहर जाता है। ऐसे ही जब कच्चा तेल खरीदते हैं तो 10 लाख करोड़ बाहर जाता है। ये सारे अमाउंट वो हैं जो पे डॉलर में करने होते हैं, और डॉलर हमारे फॉरेक्स में है। ऐसे में जब हमारा सामान खरीदना महंगा हो, तो ये सब चीजें और महंगी हो जाती हैं, और महंगा होना हमारे फॉरेक्स को घटाता है। ऑलरेडी तेल के बिल हमारे साथ बहुत नुकसान दे रहे हैं। 10 लाख करोड़ का ऑयल इंपोर्ट बिल है, जिसके बिगड़ने से हमारे और मदों पर चीजें बिगड़ रही हैं। वहीं दूसरी तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू जब हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो वो भी बाधित होता है। तो ऐसे में भारत के लिए ये स्थितियां काफी गंभीर होती दिखती हैं। कब तक ये सामान्य होगा, कोई नहीं जानता। बाजार के हाल आपके सामने है, बाजार उठ ही नहीं पा रहा है, अनसर्टेनिटी के अंदर चल रहा है। सवाल बड़ा है, तो क्या कोविड से भी गहरे संकट आ चुके हैं? और अगर आ चुके हैं, तो फिर आप इतने दिन तक चुप क्यों थे? इस पर अपोजिशन की प्रतिक्रिया है कि राज्यों में चुनाव थे, 5 राज्यों में, इसलिए सरकार चुप थी। इस तरह की प्रतिक्रिया आम आदमी पार्टी की तरफ से दी गई, समाजवादी पार्टी की तरफ से दी गई। तमाम पार्टीज ने इस बात को उठाया। डीएमके ने कहा कि जब तक चुनाव थे तब तक आप चुप थे, चुनाव हुए उसके बाद आपने सारा की सारा राग दुनिया के सामने खोल कर रख दिया। साथ में यह प्रतिक्रिया भी निकल कर आई कि चलो, एक तरफ हमको कहा जा रहा है कार पूलिंग करो, ये करो, और खुद जिस तरह के मतलब प्रधानमंत्री हो या तमाम प्रकार के बड़े अधिकारी हो, वो जिस प्रकार का कैनवॉय लेकर चल रहे हैं, वो दिखता नहीं है कि तेल बचाने जैसा प्रक्रम दिख रहा हो। इन सभी बातों के ऊपर सरकार से सवाल है। वहीं राजनेताओं पर तल्ख टिप्पणियां जनता की हैं कि ये इतना बड़ा बड़ा जो काफिला लेकर निकलते हैं, इन काफिलों में भी तो तेल खर्च होता होगा। ऐसे में कहने और करने में बड़ा अंतर है। खैर, कुल मिलाकर क्या ऐसे समय पर ईवी प्रमोट करना सही है? एक मंत्री जी के द्वारा ईवी प्रमोट की जा रही है। क्या मध्यम वर्गीय इतना ज्यादा अमीर है कि आज चलो तेल नहीं खरीद पा रहे, आज चल के मंडी से ईवी खरीद लाते हैं? इतना आसान भी ये काम नहीं है। इसका मतलब जो आप जनता से कह रहे हैं, वो करते हुए खुद भी दिखाई दें, तो वो काफी प्रभावशाली होता है। जनता अब फर्टिलाइजर की जगह इस्तेमाल करने निकले कि चलो साहब, आप ऑर्गेनिक खाद यूज करना शुरू करो, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि उसकी उत्पादकता घटती है। उत्पादकता पर जो असर है, उसका कंपनसेशन किस तरह से किसानों को मिलेगा? आप समझ सकते हैं कि आप ऐसे एफएमसीजी जो कंपनीज हैं, जो रोजाना आप तक जरूरत के सोप साबुन ये सब पहुंचाती हैं, अब वो खुद प्राइस बढ़ाने की कह रही हैं, क्योंकि उनके लिए भी ऑयल महंगा हो रहा है। तमाम प्रकार से जो व्यक्ति है, जो आज देश का आम नागरिक है, उस तक महंगाई ट्रांसफर होना शुरू हो चुका है। रही बात वर्क फ्रॉम होम देने की, तो कंपनीज वर्क फ्रॉम होम तो कर लेंगी, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि उससे जो उनकी उत्पादकता घटेगी, उसका असर किस तरह कैलकुलेट किया जाएगा? देश की निश्चित ही अर्थव्यवस्था पर इसका बड़ा नकारात्मक असर पड़ेगा। यही कारण है कि जब भी कोई जियोपॉलिटिकल घटना होती है, सवाल सरकारों से यही किया जाता है कि आज आप जो चुप बैठे हैं, इसकी कीमत बहुत से लोगों को चुकानी पड़ेगी। सरकार के द्वारा ऐसे समय पर किसी प्रकार की मध्यस्थता का इनिशिएटिव ना लेना, देश के अंदर वेट एंड वॉच की पॉलिसी बनाए रखना, देश के द्वारा इंटरफेयर ना करना कि नहीं ऐसा मत करो। आज दुनिया के जो देश अपने अपने हितों को सोचकर बैठे हैं, आज उन सब देशों तक ये जो हालात हैं, आज आप जब ऑफिस ना जा पाएं, आप तेल की कीमत ऊंची चुकाएं, जब आप साबुन और सोडे के लिए ज्यादा पैसा खर्च करें,
तो आप इसके लिए किसे जिम्मेदार ठहराएंगे? तो आंसर निकल कर आएगा उन देशों की सरकारों को जिन्हें नेतृत्व दिया गया था इंटरफेयर करने का, कि आप रोकें, इन्हें बोलकर टोकें कि नहीं, आपकी ये दिक्कतें हम तक पहुंचेंगी। खैर, अब कुल मिलाकर जो भी है, अंतरराष्ट्रीय घटनाओं पर जब कई बार हम विश्लेषण करते हैं तो कई लोगों का तर्क होता है कि सर, उन बाहर की दुनिया की चर्चा हमारे देश की खबरों के लिए क्यों की जा रही है? शायद समझ में आ जाए कि जब मैं विदेशों की चर्चा आप लोगों के सामने करता था, क्योंकि वो घटनाएं लौटकर आप तक आएंगी, देर से आएंगी, बस इतना सा असर हो सकता है। जो आज हो रहा है इसका घोषणा तो हमने 1 महीने पहले आपके सामने कर दिया था। 1 महीने पहले आपके सामने डिटेल वीडियो में बता दिया था कि क्या हालात हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अब आप सतर्क रहिए, समझदारी से काम करिए, देश को जरूरत है आपकी, तो